लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस वक्त यानी 25 अगस्त 2026 की तारीख में भारत के लिए कूटनीति के मोर्चे पर बहुत बड़ी हलचल चल रही है और कुछ ऐसा हो रहा है जो मौजूदा वक्त में अप्रत्याशित लगता है। असल में ऐसा कम होता है जब भारत सरकार के कई मंत्री, बड़े अधिकारी एक साथ अलग अलग देशों के दौरे पर जाएं और ये सब भी ऐसे वक्त में हो जब भारत ब्रिक्स जैसे एक बड़े शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चाइना में है, जहां उन्होंने विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चाइना के उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी मुलाकात की है और यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यह उम्मीद जताई जा रही है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने ब्रिक्स समिट के लिए भारत आ सकते हैं। ये भी देखिए कि एक तरफ अजीत डोभाल चाइना में है तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को के दौरे पर है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का एक खास संदेश सौंपा गया है। ये मुलाकात भी एक ऐसे वक्त में हुई है जब चर्चा है कि राष्ट्रपति पुतिन भी ब्रिक्स समिट के लिए अगले महीने भारत आ सकते हैं। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव और वहां के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव के साथ बड़ी बैठकें की हैं और इन बैठकों की अगर आप देखिए तो अमेरिका की मीडिया में सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है। इन्हीं दौरों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुकी हैं। यानी जब हमारे एनएसए अजीत डोभाल चाइना में है, विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया में है, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिका जाना भारत के बैलेंसिंग एक्ट का संकेत देता है। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब होता है कूटनीतिक रूप से चाइना, रशिया और अमेरिका के बीच संतुलन बिठाकर रखना, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत के अब तक के सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ जापान के 4 दिवसीय दौरे पर है और यहां ये बात वो रखेंगे कि जापान और चाइना के बीच इस वक्त अगर आप समझिए तो ये जो पीयूष गोयल की वहां पर बैठकें चल रही हैं तो इसका जो बैकड्रॉप है वो ये है कि इस वक्त बहुत टेंशन चल रहा है और दोनों देशों ने हाल ही में एक दूसरे के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। इन तमाम दौरों के बीच केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मोरक्को के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने मोरक्को के उद्योग मंत्री ओमरा हेजेरा के साथ भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। यानी इन सारे घटनाक्रम से यह पता चलता है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण कूटनीति के मोर्चे पर बहुत बड़ी एक हलचल चल रही है। पहले ये देखिए, फिर आपको एक एक कर बताएंगे। I'm very happy also to be here for the 26th round of our talks, which are very important. Экономической деятельности. Мне приятно отметить, что overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. We should explore new areas of collaboration. एनएसए अजीत डोभाल का चाइना दौरा सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि अजीत डोभाल को भारत चाइना सीमा विवाद पर होने वाली बातचीत के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। यानी भारत इस वक्त चाइना से 3 मुद्दों पर बात कर रहा है। पहला है सीमा पर शांति, दूसरा है भारत और चाइना के संबंध सुधारना और यह तय करना कि दोनों देशों के आपसी संबंध कैसे बेहतर हो सकते हैं, और तीसरा है ये बातचीत सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहे। इसमें आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग, इन तमाम मुद्दों को शामिल किया जाए। आम भाषा में समझे तो दोनों देश ये चाहते हैं कि उनके बीच कम से कम विवाद हो और ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो, और ये पहले दोनों देशों की तरफ से हो रही है। और ये क्या ये पहल हो रही है, क्यों ये पहल हो रही है, उसे भी समझिए। राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका के सहयोगी देशों को उससे नाराज किया है और इससे यहां चाइना के पास ये मौका है कि वो अमेरिका की मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है।
और भारत के साथ भी वो यही प्रयास कर रहा है और इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब भारत के पश्चिमी देशों के साथ आज भी मजबूत रिश्ते हैं और भारत ने अब तक अपने विदेश नीति में एक संतुलन बनाकर रखा है और यही सारे कारण हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। हालांकि अभी इसका कंफर्मेशन आना बाकी है। अगर ऐसा होता है तो ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 7 साल बाद पहला भारत दौरा होगा। इससे पहले वो अक्टूबर 2019 में भारत के चेन्नई शहर आए थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक तमिल पहनावे में उनका स्वागत किया था। ये साल इसलिए बड़ा था क्योंकि इसी के बाद 2020 में गलवान की हिंसा हुई थी और अब गलवान हिंसा के बाद पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट के लिए अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भारत आ सकता है और जानते हैं ये अहम क्यों है। साल 2019 में जब शी जिनपिंग भारत आए तब उनका प्रतिनिधिमंडल 200 से कम अधिकारियों का था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भी इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ किसी दूसरे देश पर जाते हैं तो वो दौरा चाइना के लिहाज से बहुत विशेष माना जाता है। जैसे 2015 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर गए थे तब उनके प्रतिनिधिमंडल में 1000 सदस्य शामिल थे। 2019 में इटली के साथ जब चाइना अपने संबंध मजबूत करना चाहता था, दोनों देशों के बीच वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा चल रही थी, तब राष्ट्रपति शी जिनपिंग 500 अधिकारियों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल लेकर इटली के रोम शहर आए थे। और अब रॉयटर्स ऐसा कह रहा है कि वो भारत में करीब 400 अधिकारियों के एक बहुत बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ आ सकते हैं। इससे पहले पिछले 7 सालों तक प्रधानमंत्री मोदी भी चाइना के दौरे पर नहीं गए थे और गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के रिश्तों में इतना तनाव था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई सालों तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर बधाई नहीं दी। दोनों देशों के रिश्तों में काफी दूरियां रही। इसके बाद साल 2025 एक टर्निंग पॉइंट बनकर आया और गलवान हिंसा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना गए। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस तस्वीर की काफी चर्चा हुई, जिसमें तीनों नेता एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। और इस बार भी ये दृश्य फिर से 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट में दिख सकता है। और अब तक ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आ सकते हैं और राष्ट्रपति पुतिन 9 महीने में दूसरी बार भारत दौरे पर आ सकते हैं। यहां यह भी देखिए कि भारत और चाइना के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर क्यों रहती है और दोनों देशों के बीच 10 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा सीमा विवाद का है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि 220 की गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा कम हुआ है। माफ कीजिएगा, 2020 के बाद दोनों देशों में रिश्ता अलग हुआ है। और तीसरा, चाइना लगातार भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना गलत दावा करता है, जिससे ये भरोसा और कम होता है। चौथा बड़ा मुद्दा दलाई लामा को लेकर। दलाई लामा भारत में रहते हैं। चाइना को चिंता है कि भारत से तिब्बती गतिविधियों को समर्थन मिल सकता है और आगे चलकर दलाई लामा के उत्तराधिकारी का सवाल भी बड़ा विवाद बन सकता है। आसान भाषा में समझिए, दलाई लामा की भारत में मौजूदगी से चाइना को तिब्बत की चिंता होती है, जिस पर उसके नियंत्रण को लेकर कई बार उठते रहे हैं सवाल। पांचवा बड़ा मुद्दा चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का है। चाइना पाकिस्तान को हथियार भी देता है और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आर्थिक गलियारा भी बना रहा है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद रहा, तनाव रहा। छठा मुद्दा व्यापार घाटे का। भारत चाइना से बहुत सामान खरीदता है, लेकिन तुलना में चाइना को हम बहुत कम सामान निर्यात करते हैं। पूरा एक असंतुलन है ट्रेड में, जिसके कारण चाइना पर भारत की निर्भरता ज्यादा दिखती है और हमारा व्यापार घाटा चाइना के साथ जानते हैं 8,39,000 करोड़ रुपए का हो गया है। सातवां बड़ा मुद्दा ब्रह्मपुत्र नदी का है। ब्रह्मपुत्र नदी का ऊपरी हिस्सा चाइना में है और भारत को यह चिंता है कि चाइना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो बांध बना रहा है, उससे भारत में इस नदी के पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है या ऐसा भी खतरा पैदा हो सकता है जिससे अचानक ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़कर संकट भारत के लिए पैदा किया जाए। आठवां बड़ा मुद्दा हिंद महासागर में बढ़ते चाइना के दखल का है।
9वां बड़ा मुद्दा क्वाड का है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और चाइना क्वाड को अपने खिलाफ मानता है। और इन सारे मुद्दों के बीच अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आते हैं और भारत और चाइना अपने रिश्तों का रीसेट बटन दबाता है तो यह घटना कूटनीतिक रिश्तों में साधारण बिल्कुल नहीं होगी। अब यह देखिए कि भारत और चाइना के रिश्तों की अहमियत क्या है और पूरी दुनिया की नजर इस रिश्ते पर क्यों रहती है। तो इसके पीछे पहला बड़ा कारण है आबादी। भारत और चाइना मिलकर पूरी दुनिया की करीब 36% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 36% पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और अभी भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जबकि चाइना दूसरे नंबर पर है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं दोनों देशों में दुनिया के हर 10 में से करीब 4 लोग रहते हैं। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा आबादी होने के कारण दोनों देशों के पास कामकाजी लोगों की सबसे बड़ी संख्या है और इसी के कारण दोनों देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और चाइना खुद को ग्लोबल फैक्ट्री कहता है। आबादी के अलावा भारत और चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्ति भी हैं। चाइना के पास 620 परमाणु हथियार है, भारत के पास 190 परमाणु हथियार। इसी के साथ दोनों देशों के पास दुनिया की सबसे विशाल सेनाएं हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि अगर चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है तो सैन्य क्षमता और पहाड़ी युद्ध यानी माउंटेन वॉरफेयर के मामले में भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में गिनी जाती है। और दोनों ही देश रक्षा बजट पर भारी निवेश करते हैं। यही कारण है कि भारत और चाइना के रिश्ते कहां जाएंगे इस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है और खासकर अमेरिका भारत और चाइना के रिश्तों से खुद को सबसे ज्यादा असहज महसूस करता है। यहां यह भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ही मौजूदा समय के सबसे शक्तिशाली वैश्विक नेताओं में गिने जाते हैं और दोनों की राजनीतिक यात्रा असाधारण रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म गुजरात के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शी जोंग चाइना के उप प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे और इसी वजह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चाइना में प्रिंसलिंग यानी कुलीन वर्ग का नेता माना गया। वहीं अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखें तो उनकी शुरुआत एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में हुई। संघ के प्रचारक रहे। 1995 में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। पार्टी के लिए अलग अलग राज्यों के चुनाव में उन्होंने काम किया। जबकि दूसरी तरफ शी जिनपिंग के लिए उनका राजनीतिक जीवन कठिन रहा। जब उनके पिता को देश से गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया तब वो सिर्फ 9 साल के थे। उस वक्त चाइना में सांस्कृतिक क्रांति का दौर था, जहां कुलीन और अमीर वर्ग के लोगों को गरीबों का संघर्ष देखने की सलाह दी जा रही थी। इसी संघर्ष में शी जिनपिंग को बीजिंग से दूर एक गांव में आकर रहना पड़ा था और यह भी दावा किया जाता है कि उन्होंने मजदूरी का काम किया था। यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि पिता की गिरफ्तारी के कारण शी जिनपिंग पर कम्युनिस्ट पार्टी को भरोसा नहीं था। उन्होंने 9 बार इस पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन दिया और हर बार उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाता था। उनको पार्टी मेंबर नहीं बनने दिया गया। हालांकि शी जिनपिंग अपनी जिद पर अड़े रहे। साल 1974 में उन्हें 10वीं बार आवेदन करने पर कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता मिली थी। इसी तरह नरेंद्र मोदी साल 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 से आज तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 मार्च 2013 से चाइना के राष्ट्रपति हैं। यानी दोनों का कार्यकाल आसपास ही शुरू हुआ। और अब जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की चर्चा है तो पूरी दुनिया में यह खबर एक हेडलाइन के तौर पर बनी हुई है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ब्रिक्स समिट से सिर्फ एक हफ्ते पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने इंडिया गेट से लेकर दिल्ली पुलिस के मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिस पर अब सवाल उठने शुरू हुए हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जब देश में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है भारत, तब दिल्ली में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वो ये आंदोलन शिक्षक दिवस के मुद्दे पर उठा रहे हैं और इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आंदोलन के बाद सरकार ने कानूनी मुकदमे वापस लेने के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए।